देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो हमारा कहाँ से है, रेशो से है ना, रेशो से। स्टेटमेंट है ए का भाग रेशो बी का भाग बराबर है, बी का भाग रेशो सी का भाग बराबर है, सी का भाग रेशो डी का भाग, और ये सभी इक्वल में है 3/4 के। ठीक है, तो सी का भाग बताइए। देखिए इसने क्या बोला कि ए रेशो बी, बी रेशो सी और सी रेशो डी, ये सभी क्या है, इक्वल है 3:4 ऐसे है। ठीक है, कि ए बी, बी सी और सी डी ये सभी बी इक्वल है एक दूसरे के, और ये सभी किसके इक्वल है, 3/4 के भी इक्वल है। तो देखो इसको हम कैसे पुट करेंगे स्टेटमेंट को, जब हम रखेंगे, हमने क्या देखा है कि जब हमारे पास 4 संख्याएं हैं और इनका रेशो निकालना है हमको, ठीक है, और ये सभी किसके इक्वल में थे, 3:4, तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, ए अगर 3 है तो बी कितना है, 4, और बी अगर 3 है तो सी कितना है, 4, और सी अगर 3 है तो डी कितना है, 4। इस तरह से रेशो को पुट करना है आपको। ठीक है, हमारे पास क्या मिल गया, रेशो मिल गया। अब देखो जब भी 4 का रेशो निकालना होता है, पहले हम क्या करेंगे, 3 का निकालते हैं ना, 3 का निकाल लेंगे कैसे, इस तरह से, जो कॉमन है उसको बीच में रखेंगे, इस तरह से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 तिया 9, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे, 4 तिया 12 और 4 चौके 16। ठीक है, आगे कटेगा नहीं ना किसी से भी, तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो हमारा रेशो कितना हो गया, 9:12:16। अब जो है सी और डी का है 3 और 4, अब हमारा सी और डी का है। ठीक है, तो सी और डी का अब हमको पता है कि जब भी इस रेशो को सोल्व किया जाता है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 9 तिया 27, 12 तिया 36, ये 48 हो गया, और ये कितना हो गया, 64। ये हमारा रेशो आ गया निकल के। ठीक है, इस रेशो में ये आगे कटेगा नहीं, किसी से भी नहीं कटता ना किसी एक टेबल से। तो इस रेशो में कितने धन को डिवाइड करना है, 1750 को। ठीक है, 1750 को डिवाइड करना है। अगर मैं इसको x मान लूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि अगर इनको सोल्व कर दिया, इनको अगर प्लस कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 175x, इतना आ जाएगा निकल के। ठीक है, टोटल जो धन है वो 1750 है, जो कितने हिस्सों में डिवाइड होगा, 175 हिस्सों में। अगर 175 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दे तो x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा निकल के। x इज इक्वल टू 10। अब हमको निकालना किसका है, c का। देन 48x इज इक्वल टू 480, 480 रुपये आ जाएगा आपका निकल के। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल इजी है। सेम टाइप आपका जो है RS अग्रवाल में, बिल्कुल सेम टाइप, ये इक्वेशन हो शायद। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें आपसे कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के बारे में पूछा है। CN/CX इज इक्वल टू 126 हो, और NPX इज इक्वल टू 3024। तो हमको n और x का मान निकालना है, क्या होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन देखो जब भी आता है ना तो इसको कैसे सोल्व करते हैं। अगर आपको इसको सोल्व करना है तो हमारा n फैक्टोरियल, ठीक है, बटे में n माइनस में r और गुणा में r फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन को। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो एक टॉपिक है, शायद आपका हुआ नहीं ना, हुआ है, नहीं करवाया ना मैंने, अभी तक नहीं करवाया, अभी आएगा। इससे नेक्स्ट चैप्टर जो होगा ना वो यही है। ठीक है, उसमें ये एक फॉर्मूला काम करेगा हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। अगर परमुटेशन में निकालना आपको तो आपके लिए फॉर्मूला होगा आपका n फैक्टोरियल बटे में n माइनस में r फैक्टोरियल, सिर्फ इतना। ये कॉम्बिनेशन का होता है, ये परमुटेशन का होता है। अब देखो ये वैल्यू हमको दे रखी है इसने कि ये 126 है, ये कितना है, 324 है। तो हम क्या करेंगे, हम सीधे ऑप्शन उठाएंगे। इसने n और x ही तो पूछ रखा है ना आपसे। यहाँ पे जो r है ना,
इसको इसने यहाँ पे x लिखा है, ठीक है, कोई जो है आप कंफ्यूज मत होना। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है 7:3, 8:4, 8:3 और 9:4, ठीक है। हम सीधा है ना इसको ऑप्शन पे ही अप्लाई करेंगे जो इसका आंसर है। देखिए मान लिया 9:4 है आपका, n कितना है 9 और r कितना आपका 4, तो सीधा है ना हम कहीं एक जगह पे अप्लाई करके देख लेंगे। अगर इसमें अप्लाई करके देखें तो 126 आना चाहिए, और अगर इसमें अप्लाई करके देखें तो कितना आना चाहिए, 3024 आना चाहिए। तो देखो उस पर अप्लाई करते हैं। 9 फैक्टोरियल बटे में 9 माइनस r, 9 में से 4 गया 5 फैक्टोरियल और गुणा में कितना r कितना 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो जब भी इसको सोल्व करते हैं ना, ये कैसे है, इसका मतलब क्या है फैक्टोरियल का, इसका मतलब है कि 9 गुणा में 8 गुणा में 7 गुणा में 6, 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, ठीक है। अगर इसके साथ ये ऐसे लगा हुआ है ना तो इसका मतलब ये है, और बटे में कितना है 5 फैक्टोरियल, 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, ये तो 5 फैक्टोरियल हो गया। अब 4 फैक्टोरियल भी है, गुणा में 4 गुणा में 2 गुणा में 1 ही हो गया। देखिए ये 5 से पूरे 5 कैंसिल नहीं हो गए आपके, ठीक है, हो जाएंगे ना। उसके बाद जो है 3 दूनी 6, 6 से कट गया 6, 4 बच गया, 4 दूनी 8, 7 दूनी और 14 निम्बा 126 हो गया ना मैच यहाँ। तो इसका मतलब आपका जो है आंसर कितना है 9 और 4, n = 9 एंड x = 4, ठीक है। तो इस तरह से है ना हम सीधा क्या किया, हमने ऑप्शन पे अप्लाई करके देख लिया, जिस पे भी अप्लाई हो गया वही हमारा आंसर होगा। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ना वो कहाँ से है, टाइम एंड डिस्टेंस, समय एवं दूरी से है ना। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अमुक दूरी तय करने के लिए एक व्यक्ति को कितने मिनट लगते हैं, 50 मिनट का समय लगता है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वही दूरी वह कितने समय में तय करेगा, वही दूरी पूछे। देखिए सबसे पहले तो हमको दूरी निकालनी पड़ेगी ना, तो दूरी निकालने के लिए चाल बराबर है दूरी और बटे में समय। समय कितना 50 मिनट, 50 मिनट है ना, मिनटों से क्या करते हैं घंटों में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर समय दूरी है, समय या तो सेकंड में हो सकता है या आपका घंटों में हो सकता है, मिनटों में नहीं होता, ठीक है। तो हमारी यहाँ से दूरी किलोमीटर में निकल के आएगी, क्योंकि आपकी चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा है और जो आपका समय भी क्या हो जाएगा घंटों में हो जाएगा। तो अगर इसको 60 से डिवाइड करें हम तो ऊपर चला जाएगा ना, उठ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, 6 से 6 5 इधर आ जाएगा, तो आपकी दूरी कितनी हो गई 5 किलोमीटर हो गया, ठीक है। ये आपकी क्या निकल के आ गई दूरी, ठीक है, दूरी आ गई निकल के। अब ये फिर से क्या करता है, ये फिर से बोलता है कि उसी दूरी को मतलब 5 किलोमीटर को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो कितना समय लगेगा। अब क्या निकालना है, समय निकालना है ना। देखिए समय उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इधर आके नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो समय का मान कितना आ जाएगा, समय बराबर है 5/10। 5/10 का मतलब आधा घंटा, आधा घंटा मतलब 30 मिनट। यही आपसे पूछ कि उसका समय कितना लगेगा। अगर उसी दूरी को जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है ना, तो 5 किलोमीटर दूरी को 50 मिनट में तय कर देगा, और अगर उसी दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो उसको तय करने में 30 मिनट लगेंगे। उसको दोनों बार फॉर्मूले पे अप्लाई कर दिया। समय एवं दूरी था ना, उसमें एक क्वेश्चन आया था ऐसा ही, याद हो तो, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूरी को 50 मिनट में तय करता है, तो उसी दूरी को 40 मिनट में तय करने के लिए उसकी चाल क्या होगी। था ना, एक सेम टाइप था आपका। क्लियर। आगे देखो, देखिए ये मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही करवाया था ना ये सेम टाइप, कि जब भी इस तरह से आएगा √2, 4 √3, 5 √8 और जो है 4 √5, इनमें अगर आपको बड़ी संख्या या छोटी संख्या निकालनी है
तो देखिए कैसे निकलती है। मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि जिसके साथ कुछ नहीं है उसके साथ क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, और फिर क्या करेंगे, सभी का एलसीएम निकाल लेंगे। 2, 4, 5 और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे। जो बार है ना उनका एलसीएम निकालना है, 2 का, 4 का, 5 का और किसका, 4 का, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। जब यहाँ से इनका एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, आ जाएगा ना 20, क्योंकि 5 और 4 है आपका। ठीक है, तो अब जो ये 20 आया है उसको उन्हीं संख्याओं से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं आपको। ठीक है, क्या किया, सबसे पहले जो रूट से बाहर हैं उनका एलसीएम लिया और फिर जो है क्या किया, उस एलसीएम को उन्हीं संख्याओं से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यहाँ पे कितना आ गया निकल के 10, यहाँ पे कितना आ गया 5, यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया। तो अंदर वाले की पावर रख देंगे, ये इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो अंदर वाले की पावर देखिए कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 10 हो गई हमारी। ठीक है, 3 की पावर कितनी हो गई 5, 8 की पावर कितनी हो गई 4 और 5 की पावर कितनी हो गई 5। अब हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि आपका जो है सबसे बड़ी संख्या कौन सी और सबसे छोटी संख्या कौन सी आएगी। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी, 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 5 कितनी होती है 32 होता है ना, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 5 32 गुना 32, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, इतना ही होगा। ठीक है, 3 की पावर 5, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब कितना होता है 27 और गुणा में 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, कितना हो जाएगा 7 नीम 63, 6 9 दूनी 18, 18 और 6 24, 243 हो गया। ठीक है, 8 की पावर 4 64 गुणा में 64, 64 का स्क्वायर होता है 40 96। ठीक है, और उसके बाद है 125 गुणा में 25, 125 5 की पावर 3 और 25 जो है 5 की पावर 2, तो टोटल कितना हो गया 5 की पावर 5 हो गया। ठीक है, तो 125 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 पंजा 125 12, 25 दूनी 50 और 12 62, 6 25 एकम 25 और 6 31, 31 25 हो गया। ठीक, तो कौन सा बड़ा हो गया सबसे, ये वाला। ठीक है, तो आपका जो है सबसे बड़ी बिन कौन सी है या सबसे बड़ी संख्या कौन सी आपकी, 5√8 आ जाएगा निकल के। ठीक है, क्या किया, पहले बार वालों का एलसीएम निकाला, फिर एलसीएम को डिवाइड किया और जो है उसके बाद क्या कर दिया, उसकी पावर रख दिया, अंदर वाले की पावर रख देंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा। फिर हम इसको खोल के देख लेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर छोटा पूछता तो सबसे ये हो जाता ना 243 हो। ठीक है, समझ आया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 विद्यार्थियों की औसत आयु जो है 14 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु जोड़ दी जाती है तो औसत आयु 1 बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु क्या है, देखिए 2 तरीके इसको करने के, एक तो बेसिक से 14 की औसत 14 है तो टोटल कितना हो जाएगा 196। ठीक है, आया था ना औसत में। फिर बोलता है एक शिक्षक को बढ़ा दे, शिक्षक को बढ़ा दे तो कितना हो जाएंगे ये 15, और ये बोलता है औसत में कितना बढ़ जाता है 1, तो 15 हो जाएगा औसत। पहले 14 था, अब कितना हो गया 15, तो फिर टोटल कितना हो जाएगा 225। ठीक है, 15 का टोटल 225 और 14 का टोटल कितना 196। तो अगर 215 से अगर 14 का टोटल निकाल दे तो कौन सा बच जाएगा, जो शिक्षक आया उसकी आयु आ जाएगी। तो यहाँ से 196 को लेस कर देते हैं, यहाँ पे 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। ठीक है, 29 आ जाएगा निकल के आपका। ठीक है, 29 साल। दूसरा एक और तरीका इसका बिल्कुल सिंपल, वहाँ पे आपको क्या ऐसे हो जाता है आपका। कैसे, क्या किया हमने, ये देख लिया, इसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा हमको। कैसे, हमने ये देख लिया कि 14 का औसत कितना है 14। ठीक है, फिर एक व्यक्ति आया तो कितने हो गए 15, औसत भी 1 बढ़ गया। ठीक है, तो औसत 1 तभी बढ़ेगा जब 15 के 15 में कितना कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, तभी तो 1 बढ़ेगा ना। और 15 के 15 में 2 बढ़ जाए तो 2 औसत बढ़ जाएगा। तो 15 के 15 में अगर 1 बढ़ा दे तो कितना बढ़ गया 15। 14 पहले था, 15 ये हो गया तो कितना हो गया
29। ठीक है, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। जो पहला था वो बेसिक सा इजी भी था, आपकी समझ में भी आया होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल। 18 व्यक्ति किसी कार्य को 45 दिन में करते हैं, तो 30 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 18 व्यक्ति एक कार्य को 45 दिन में करते हैं, तो 30 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? ठीक है, 6 पंजे 30 और 6 तिया 18, 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 27 डेज में कंप्लीट हो जाएगा आपका काम। ठीक है, था ना सिंपल। फर्स्ट ही टाइप है ना टाइम एंड वर्क का, समझ आया? आगे देखो नेक्स्ट है, एक लड़के की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु का 1/3 है। 7 वर्ष के पश्चात उसकी आयु अपने पिता की आयु की आधी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो उसने बोला कि जो पिता है ना, या तो ये बोल दो कि पुत्र पिता का 1/3 है, या ये भी बोल सकते हैं पिता पुत्र का 3 गुना है। ठीक है, मतलब पुत्र x है तो पिता कितना हो जाएगा? 3x। फिर बोलता है 7 साल के बाद, 7 साल बाद की बात आती है तो हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। +7 कितना हो जाएगा? पिता पुत्र का 2 गुना हो जाएगा। उसने बोला ना कि पुत्र जो है पिता का आधा हो जाएगा, तो इसका मतलब तो यही हो गया ना, पिता पुत्र का क्या हो जाएगा? 2 गुना। मतलब ये होगा तो 1 होगा, तो ये कितना होगा आपका? 2 होगा। ठीक है, इक्वेशन पुट हो गई आपकी। आज x है तो ये 3x है, 7 साल के बाद ये 1 होगा तो ये कितना होगा? 2 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2x + 14 बराबर है 3x + 7। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, 3 से 2 गया, x बच गया, 14 से 7 गया, 7 बच गया। पुत्र की आयु निकल के आ गई कितनी? 7 साल। समझ आया? पुत्र की आयु कितनी है? 7 साल। पिता की पूछे तो 21 साल है, 7 या 21। ऑप्शन से भी उठा सकते थे, इसमें कुछ नहीं है। मान लिया पुत्र की आयु 7 है, तो पिता उसने क्या बोला कि कितना होना चाहिए? 3 गुना, तो पिता कितना हो जाएगा? 21। फिर बोलता 7 साल के बाद, तो +7 उसने बोला कि पिता उसका डबल हो जाएगा, तो देख लेते हैं, ये 14 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 28 हो गया ना डबल, या पुत्र क्या हो गया उसका? आधा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन उठा के 20 को कर सकते हैं। 5 सेकंड का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी 5 ही लगेंगी, वहाँ पे भी 5 ही लगेंगी। ठीक है, क्लियर? इनमें आरोही क्रम में लगाना इसको, असेंडिंग ऑर्डर। मैंने बताया था ना असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही और अवरोही। आरोही तो बढ़ता क्रम, पहले छोटा लास्ट में सबसे बड़ा। अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता क्रम, पहले सबसे बड़ा लास्ट में सबसे छोटा। अब देखो आपके पास जो है ना 4 बिने हैं, यही घुमा रखी है 4 ऑप्शनों में। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं? कोई भी एक बिन उठा लेते हैं। कैसे? 11/12, 13/17, 18/23 और 9/13। इसमें हम क्या देख लेते हैं? सबसे पहले हम 2 बिन देख लेते हैं, कौन सी सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है, और ऑप्शनों को काट देंगे बाकियों को, है ना। जो ऑप्शन में मान लिया हमारी बिन कोई भी आ जाए, तो जिस ऑप्शन में वो पहले पे नहीं है वो क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी ना। तो हम क्या करते हैं? पहले सबसे छोटी निकाल लेते हैं बिन। मैंने आपको बताया कि जब बिनों में सबसे बड़ा और सबसे छोटी निकालनी है तो हम क्या करते हैं? उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर जो होगा बड़ा तो वही बड़ी, छोटी होगी तो वही छोटी। जैसे यहाँ पे है ना, इनको क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 17 एकम 17, 17 एकम 17 और 1 18, 187। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 तिये 36, 12 एकम 12, 12 और 3 15। कौन सी छोटी है? ये छोटी है ना हमारी, तो इन दोनों में तो ये छोटी हो गई। हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं? सबसे छोटी, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में सबसे पहले क्या आती है? सबसे छोटी आती है। अब इन दोनों में देखते हैं कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। देखिए अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 23 तिया 69, कितना बच गया? 6। 23 एकम 23 और 6 29, 299 हो गया। 17 8 136, कितना बच गया?
13, 17 एकम 17 और 13 30, 306। ठीक है, अब कौन सी छोटी हो गई? अब भी यही छोटी है, 299 छोटा है ना 306 से, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस बिन को इस आगे से मैच करवाते हैं। देखिए अगर मैं इसको आगे मैच करवाऊं तो 17 निम्मा 153, ठीक है, और 13 13 कितना होता है 169। अब कौन सी छोटी हो गई? 9/13। अगर ये बिन इससे छोटी है तो इनसे तो ऑटोमेटिकली छोटी होगी। तो हमारी जो है कितनी हो जाएगी? 9/13 क्या होगी? सबसे छोटी होगी। हम क्या करेंगे, बिन देख लेंगे, बिन देख लेंगे 9/13 चार ऑप्शनों में से कौन से ऑप्शन पे है? फर्स्ट पे। ठीक है, फर्स्ट पे 9/13 कौन से ऑप्शन में है भाई? एक तो सेकंड में है और एक कितने पे है? फोर्थ पे है। ठीक है, तो दो ऑप्शन खत्म हो गए ना हमारे, फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन क्या हो गया? खत्म हो गया। अब हम सबसे बड़ी निकाल लेंगे, क्योंकि देखो लास्ट का जो बिन है वो क्या है? दोनों में अलग है ना, दोनों ऑप्शनों में, सेकंड और थर्ड में। तो अब सबसे बड़ी बिन निकालनी है। मुझे पता है कि इन दोनों में जब मैंने देखा था यहाँ पे शायद 156 आया था, ये बड़ी थी, है ना। तो अब इन दोनों में मैच करवाते हैं आगे। ये कितना हमारा? 18 है। ठीक है, 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 18 और 3 21। उसके बाद जो है इसको इससे मैच करवाते हैं। 23 एकम 23, 23 एकम 23, 23 और 2 25, 253 और 216 में बड़ा कौन सा होता है? 253 होता है। उसके बाद इसको मैच करवा देते हैं लास्ट पे। 12 निम्मा 108 और 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़्यादा ही आएगा आपका निकल के। तो लास्ट में कौन सी आएगी मेरी? 11/12। तो हम ये ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पे है ना। फर्स्ट तो कितनी है? 9/13 और लास्ट कितनी है? 11/12। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं। ये तो थोड़ी बड़ी बिन थी, ठीक है, छोटी आती है ना, हम तब भी ऐसे ही करते हैं। चारों नहीं निकाल के देखेंगे कि चारों क्या है। हम एक तो सबसे बड़ी निकाल लेंगे, एक सबसे छोटी। कई बार सबसे बड़ी मतलब जो सबसे पहली आती है उसी से ही हमारा निकल जाता है, बाकी किसी पे होता ही नहीं वो। ठीक है, क्लियर। आगे देखो, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। सिरों की संख्या और पैरों की संख्या का अनुपात कितना है? 18:43 है। यदि सिरों की संख्या 72 है तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये बोलता है कि मुर्गियां हैं और क्या है? गाय हैं। ठीक है, और भाई जो इनके सिर और पैर है ना, उनकी संख्या का अनुपात, सिर और पैर की संख्या, सिर और पैर की जो संख्या का अनुपात है वो 18:43 है। ठीक है, देखो जो मुर्गियां होती है ना उसके कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं, 2। और गाय के कितने होते हैं? 4 होते हैं, है ना। लेकिन सर तो सभी का एक होता है ना, है ना। सर सभी का क्या होता है? 1 है। उसने बोला कि सर और पैर का जो रेशो कितना है? 18:43 है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर रेशो को x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो किस में चेंज हो जाएगा? टोटल में। ठीक है, इसका मतलब उनके टोटल कितने सर है सभी के? 18x। एक और भी सर दे रखे आपको। रेशो में तो कितने? 18x। टोटल में कितने हैं? 72। उसने बोला ना कि सभी के कितने सर हैं? 72 सर हैं। तो सर का जो रेशो है उसको सर के रेशो टोटल से क्या कर देते हैं? इक्वल। तो एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 चौके 72 आ गई। 18 चौके 72। अब देखो यहाँ से इसके पैर निकल सकते हैं हमारे सभी के। क्या? 3 चौके 12, 4 चौके 16 और 1 17। 172 पैर है भाई उन सभी जानवरों के। कितने पैर है? 172 पैर है। देखो अब इसको कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ से तो हमको इसके पैर पता लगा है। देखिए हम क्या करते हैं इसमें, जब भी ये टाइप आता है इसमें हम क्या करेंगे, जो इनके सर है ना उनको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम क्या मान लेते हैं कि सभी जो जानवर हैं वो 4 पैरों वाले हैं। हम सभी को क्या कर देते हैं? 4 पैरों में चेंज कर देते हैं। तो अगर 72 सर हैं तो 4 पैरों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उनके टोटल पैर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 सते 28। टोटल कितने पैर हो गए?
288 पैर हो गए, लेकिन है सारे कितने 172 है ना, तो इसका मतलब कितने पैर फालतू आ गए, लेस कर देते हैं यहाँ से 6 1 1 116 पैर फालतू है। अब अगर इस 116 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं ना, तो 2 पैरों वाले जो जानवर है ना उनकी संख्या निकल के आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 5 और 9 नहीं 5 और 8 58। जो मुर्गियाँ है ना वो कितनी है 58। ठीक है, क्या निकल के आ गई 2 पैरों वाले जानवरों की क्या निकल के आ गई संख्या निकल के आ गई। क्या करते हैं, गायों की संख्या निकालनी है ना, सर कितने हैं 72 है ना सभी के, अगर उसमें से 58 सरों को लेस कर दे तो क्या निकल जाएगा, गाय की संख्या निकल जाएगी। समझ में आया। देखिए इसने है ना यहाँ पे जब भी ये टाइप आता है ना, ये रेशो नहीं देता कभी भी आपको, इसने अब की बार ये क्या दिया आपको रेशो दिया। ये आपको सीधा बोलता है कि कुछ गायें हैं कुछ मुर्गियां हैं, उनके जो है सर इतने हैं। ठीक है, तो उन मुर्गियों की संख्या बताइए या गायों की संख्या बताइए, ऐसे पूछता है। तो हम क्या करते हैं, जो आपके पास सर है ना सर, उन सभी को क्या कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर 72 थे हमारे पास, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 288 आ गए, सभी को 4 पैरों वाला बना दिया। लेकिन उसने बोला कि पैर तो सारे ही कितने हैं 172 है ना, हमने अभी निकाल के देखा 172 आए, तो कितने ज़्यादा पैर आ गए 116 पैर। अगर उसको 116 को 2 से डिवाइड कर देंगे ना, तो 2 पैर वाले जो जानवर है ना उनकी संख्या निकल के आ जाएगी। 58 आ गया ना। अगर आपको गाय का निकालना है तो टोटल तो 72 सर है, सर तो सभी गाय एक ही है ना, और अगर 72 सरों से 58 सरों को लेस कर देंगे तो कौन आ जाएगी निकल के, गाय आ जाएगी निकल के। समझ आया, इस तरह से करते हैं इसको। तो बिल्कुल इजी था, बस ये अब की बार रेशो दे दिया, लेकिन इजी है ये भी। क्लियर, आगे देखो। तो देखो एक होज को भरने में सामान्यतः 6 घंटे लगते हैं, लेकिन पैंदे में छेद होने के कारण इसे भरने में 4 घंटे अधिक लगे। यदि होज संपूर्ण भरा हो तब छिद्र इसे कितने समय में खाली करेगा। देखिए एक पाइप लगा हुआ है एक टंकी में, ए मान लिया, ये भरता है टंकी को 6 घंटे में भर देता है। लेकिन ये टंकी जो है हमारी, इसमें एक पाइप लगा हुआ है, ए पाइप है, और ये 6 घंटे में इसको भर देता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना एक छेद हो गया, इस छेद को हम ये मान लेते हैं कि ये बी है। ठीक है, ये पाइप निकालने वाला है, छेद जो है निकालेगा ही ना, पाइप नीचे से ही निकालेगा पानी को। तो मैंने मान लिया कि ये बी है, और ये बोलता है कि अगर ऊपर से ये डालता है और ये निकाल रहा है, दोनों चल रहे हैं ना, दोनों मतलब ए प्लस बी दोनों चल रहे हैं ना, तब टंकी को भरने में 4 घंटे अधिक लगते हैं। मतलब अगर ये भी चल रहा है ना, तो टंकी को भरने में 4 घंटे अधिक लगेंगे। पहले कितने लगते थे, अब कितने लगेंगे 10। तो ये बोलता है छेद जो है उस टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। मैंने बताया था ना, जब टाइम एंड वर्क आया था वहाँ पे क्या बताया मैंने, जब दोनों का मिला के दे दे और अलग अलग पूछ लिया आपसे, बी का ही पूछा है ना, बी हमने छेद माना है कि बी उसे कितने समय में खाली करेगा। क्वेश्चन तो यही हो गया ना, एक किसी काम को 6 घंटे में कर सकता है, दोनों मिलके उसे 10 घंटे में कर सकते हैं, तो बी कितने घंटे में उसको करेगा, यही है ना। और इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इकट्ठा देके अलग अलग पूछ ले तो ए गुणा में बी और ए माइनस में बी, ऐसे ही करेंगे। 6 गुणा में 10, बड़े को ए मानना है, छोटे को बी। 10 में से 6 गया 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15। तो 15 घंटे में वो छिद्र उसको क्या कर देगा, टंकी को पूरी को खाली कर देगा। ठीक है, समझ आया। देखो भाई आगे है, एक थैले में 25 पैसे 50 पैसे एवं 1 रुपये के सिक्के भरे हैं। थैले में कुल 220 सिक्के हैं तथा थैले में कुल रकम 160 रुपये है। यदि 1 रुपये के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों का 3 गुना है, तब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए क्या होगी। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। ठीक है, देखो ये बोलता है कि 25 पैसे 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, लेकिन उसने ये बोला, उसने 50 पैसे के बारे में कुछ नहीं बताया, उसने बस ये बोला कि जो 1 रुपये के सिक्के हैं ना,
1 रुपए के, वो 25 पैसों के 3 गुना है। मतलब अगर ये 1 है तो ये कितने होंगे? 3 होंगे। ऐसे ही होगा ना, ठीक है। 50 पैसे को हम यहाँ पे रख लेते हैं। फिर ये बोलता है टोटल कितने सिक्के हैं? सिक्के टोटल कितने हैं? 220, और इनका मूल्य कितना बनता है? टोटल 160 रुपये बनते हैं। कितने बनेंगे? 160 रुपये। अब देखो उसने बोला कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। हम जो है ना इसको बिल्कुल आराम से कर सकते हैं ऑप्शन से उठा के। देखो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या, 60, 40, 120 और 80। मैं सीधा जो ना मैं आपको सीधा ही क्या करता हूँ, जो इसका आंसर है उसी पे अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए 60 है, जैसे मान लिया 50 पैसे के कितने सिक्के हैं मेरे पास? 60 सिक्के हैं। 220 है ना मेरे पास टोटल सिक्के। अगर उस 220 में से 60 सिक्के 50 पैसे के हैं तो बच गए कितने? 160 सिक्के बच गए ना। ये किसके बच गए? 25 पैसे और 1 रुपए के। और इसने बोला कि इनका रेशो कितना है? x रेशो 3x है सिक्कों की संख्या का। तो टोटल कितना हो गया? 4x। 4 हिस्सों में बटेंगे ना, तो 1 यूनिट कितने की आ गई? 40 की। तो इसका मतलब अगर ये 40 है तो ये कितने होंगे फिर? 120। अब है ना हम इनके रुपये बना के देखेंगे। 160 आने चाहिए। देखो 1 रुपये के 120 सिक्के आपके पास कितने हो गए रुपये? 60 सिक्के थे ये, और इसके रुपये कितने बनेंगे? 30 बनेंगे ना। 60 सिक्कों के 30 हो गए। और ये भाई 40 है हमारे पास, 25 पैसे के 40 सिक्के हैं। तो इसका मतलब जो है इसके कितने रुपए बनेंगे? 10 रुपये। टोटल कितने हो गए? और यही इसने बोला कि इनका मूल्य कितना है? 160। इसीलिए सारे ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा, ठीक है। इस तरह से हम बिल्कुल इसको आराम से कर सकते हैं ऑप्शन से। समझ में आया कैसे किया? हमने क्या किया, 50 पैसे के सिक्के 60 ये उठा लिया। 60 सिक्कों के 50 पैसे के 30 रुपये बनते हैं। अगर 220 में से 60 सिक्के ये हैं तो 160 सिक्के ये दोनों बच गए। और उसने बोला कि ये जो है ना 1 रुपये के 25 पैसे के 3 गुना है। अगर ये 3 गुना है तो 1 रेशो 3, मतलब 4 हिस्सों में डिवाइड होंगे। 1 यूनिट 40 सिक्कों की आ गई। तो इसका मतलब ये 40 सिक्के, ये 120 सिक्के। 120 सिक्कों के 1 रुपये के 120 रुपये हो गए। 40 सिक्कों के 25 पैसे के 10 रुपये हो गए। और इसके जो 60 सिक्के थे उसके 30 रुपये। 160 निकलना चाहिए, तभी आपका आंसर क्या है, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ आया?